तो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ ऐसा नज़ारा आप लोगों को देखने को मिल सकता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि आधी वीडियो में लाइट चली गई थी और जब लाइट गई तो मेरा इन्वर्टर तो ख़राब है, क्योंकि इस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम से थोड़ा जूझ रहा हूँ। क्योंकि घर के अंदर अभी नया घर बनवाया था, फिर माँ की बीमारी, अपनी बीमारी, ऊपर से बच्चे, तो फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी प्रॉब्लम में जा चुकी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्द ये सुधार में आ जाएगा। जैसे ही खेतों से फसल कटेगी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग सुपर थैंक्स के ज़रिए कर सकते हैं। अगर आप सुपर थैंक्स के भी ज़रिए ना करें तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आप फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं। खैर, अब चलते हैं सीधा कहानी की ओर। रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ स्टोरीज़ की फरमाइश रखी हैं, तो उन स्टोरीज़ की स्क्रिप्ट पर और उसकी रिसर्च पर टाइम लग रहा है, तो उस पर काम चल रहा है। हमारी टीम काम कर रही है और बहुत जल्द ही आपकी जो फरमाइशें हैं वो फरमाइशें पूरी की जाएंगी। लेकिन दोस्तों, इस बीच में कुछ ऐसी घटनाएं आती रहती हैं जिससे जो समाज के रिश्ते होते हैं वो रिश्ते कलंकित हो जाते हैं। क्योंकि कई बार अपने अवैध संबंधों को पूरा करने के लिए लोग अलग अलग तरीके से साजिश रचते हैं और इस साजिश के तहत वो क्राइम के रास्ते पर चल जाते हैं। क्राइम ये सोचकर करते हैं कि उनकी रास्ते का जो कांटा होगा वो कांटा निकल जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि वो कितनी ही चालाकी से, कितना ही सतर्क होकर क्राइम करें। क्राइम आखिर क्राइम होता है और पुलिस जब उसकी सख्ती से छानबीन करती है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, आज भी बताता हूँ कि पुलिस के हाथ से कोई भी कातिल, कोई भी क्रिमिनल बच के नहीं निकल सकता। अगर पुलिस अपने पे आ जाए तो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो 30 से 40 साल के बाद भी खुले हैं। लेकिन आजकल अवैध संबंधों में कत्ल की कुछ इस तरीके से घटिया स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कि जिसके बाद में पुलिस मात्र 24 से 48 घंटे के अंदर ही कातिल को पकड़कर लोगों के सामने कर देती है। और जब खुलासा होता है तो लोग यही सोच रहे होते हैं कि आखिर इस तरीके से इस इंसान को करने की क्या ज़रूरत थी। तो आज की घटना आप लोग सुनेंगे तो इस घटना को सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे। एक माँ और बेटे का रिश्ता, कहें तो बहुत ज़्यादा पवित्र रिश्ता है, लेकिन एक 23 साल का लड़का वो अपनी माँ के साथ कुछ ऐसे रिश्तों में था कि जिसकी वजह से बाप को एक ऐसी सज़ा मिल जाती है जिसका अंदाज़ा उस बाप को नहीं था, और बाप ने इस बेटे पर बहुत बड़ा एहसान भी किया था। तो सारी ही चीज़ें बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा। आप लोग के जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट्स भी पढ़ूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कमेंट्स करा करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली से बात कर रहा हूँ। और जैसा कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि लाइव कब आएंगे सर, तो महीने का जो अंतिम दिन होता है उस दिन हम लोग लाइव आएंगे। तो फिलहाल दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, और इसी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है इटावा ज़िला, और इसी इटावा ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है उसराहार थाना, और इसी उसराहार थाने के एक गांव की ये बात है। बात कर रहा हूं मैं 15 नवंबर साल 2024 की। उसराहार थाने में एक महिला का फ़ोन पहुंचता है और वो महिला कहती है कि उसके पति का नाम मनोज जाटव है और आज रात कोई ऐसे लोग घर के अंदर घुस आए थे जिसमें मैं और मेरे पति विरोध कर रहे थे कि तुम लोग घर के अंदर क्यों आए, लेकिन उसके बाद में उन लोगों ने मेरे पति की हत्या कर दी। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है कि पति की हत्या कर दी गई है, लाचार महिला घर से पुलिस को फ़ोन कर रही है। पुलिस तुरंत आनन फानन में इस मामले को गंभीरता से लेती है, मामला दर्ज करती है, अपनी गाड़ी उठाती है। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर उस गाँव में पहुँचती है। अब जैसे ही पुलिस उस गाँव में पहुँचती है तो ऑलरेडी उस घर का जो गेट था वो गेट खुला था। अब आस पड़ोस के किसी लोगों को भी खबर नहीं थी। पुलिस तुरंत उस घर के अंदर दाखिल हो जाती है। जैसे ही घर के अंदर पुलिस पहुंचती है तो ये जो महिला थी, जिस महिला ने फ़ोन किया था, इसके हाथ और पांव बंधे हुए थे। लेकिन सवाल ये था कि अगर हाथ और पांव बंधे हुए थे तो फिर इस महिला ने फ़ोन कैसे किया था। ये सारी चीज़ें पुलिस के दिमाग में खटक भी रही थी, लेकिन हाथ बंधे हुए थे, फ़ोन वहीं ज़मीन पर पड़ा हुआ था। इसलिए पुलिस को ये भी लगता है कि हो सकता है कि इस महिला ने अपनी उंगलियों से नंबर लगाया हो। लिहाजा ये जो पुलिस वहाँ पर पहुँची थी, इस घर के बारे में जब आस पड़ोस के लोगों को जानकारी मिलती है तो आनन फानन में इस घर के अंदर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। अब जैसे ही लोग इस घर के अंदर पहुँचते हैं, पुलिस भी पहुँची थी, तो सामने का जो दृश्य होता है ये दृश्य बहुत ज़्यादा डराने वाला होता है। दरअसल इस घर का जो मुखिया है, जिसका नाम मनोज जाटव है, जो कल ही दिल्ली से लौटा था, आज उसकी किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी है। उसका गला काट दिया गया है।
शरीर पर अलग अलग जगहों पर चोटों के निशान हैं। तुरंत उस महिला को पुलिस जो है खोलती है, उसको रिहा करती है, एक तरीके से उसके बयान दर्ज करवाती है। तो वो महिला बताती है कि शाम का खाना खाकर हम लोग बड़े अच्छे से सो गए थे और उसके बाद में रात के किसी समय कुछ अनजान लोग आए थे। उनके मेरे पति से कुछ हीला हुज्जत हुई और उसके बाद में उन्होंने मेरे पति की बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी। मैंने विरोध किया तो उन लोगों ने मुझे बांध दिया। वो तो अच्छा हो कि मेरा मोबाइल फ़ोन मेरे पास ही पड़ा था, उससे मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब जब इस तरीके की बातें पुलिस सुनती है तो इस महिला के बयान दर्ज करती है। बयान दर्ज करने के बाद में जो मनोज जाटव होते हैं, इनके शव को अपनी कस्टडी में लेती है। शव को कस्टडी में लेने के बाद में सीधा उसे सबसे पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, क्योंकि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट आने में समय लगता है। पुलिस जब तक अपनी छानबीन करेगी, इधर रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट में बहुत अच्छे तरीके से खुलासा भी होता है कि किस तरीके से और किस वजहों से मर्डर किया गया है। लिहाजा पुलिस अब उस घर को बहुत ही बारीकी से चेक करती है। सबसे पहले तो पुलिस ये सोचती है कि हो सकता है कि कोई लूटपाट का मामला हो। अब इस घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को चेक करती है तो पता चलता है कि इसका जो डीवीआर है वो डीवीआर भी गायब है, यानी जो चोर थे बड़े ही शातिर थे, वो इस घर के सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी ले उड़े थे। अब पुलिस को शुरुआत में तो ये शक जाता है कि आखिरकार इन चोरों को ये कैसे पता कि सीसीटीवी कैमरेस का जो डीवीआर होता है वो कहाँ पर रखा हुआ है। दूसरी चीज़, पुलिस इस घर को बहुत ही बारीकी से जब चेक कर रही थी तो पुलिस को एक भी जगह ऐसा नहीं दिखा कि जहाँ पर कहीं से भी लूटपाट की गई हो। यानी लूटपाट का ये मामला शुरुआत में पुलिस को लग रहा था, लेकिन लूटपाट का मामला भी नहीं था। अब उसके बाद में पुलिस ये चेक करने की कोशिश करती है कि इस घर के अंदर फोर्सफुली कोई एंट्री हुई है या फिर नहीं हुई है। लेकिन सारी ही चीज़ें पुलिस जब चेक करती है तो पता चलता है कि इस घर के अंदर ना तो कोई फोर्सफुली एंट्री हुई है और जो गेट था वो खुला हुआ तो था, लेकिन अमूमन अगर घर के अंदर फोर्सफुली एंट्री हुई होती है तो घर की जो दरवाज़ा होता है वो क्षतिग्रस्त होता है या फिर कोई ऐसी दीवार जहाँ से चोर कूद कर आ गए हों। लेकिन यह घर पूरा बंदिश का घर था, सीसीटीवी भी थे, यानी पुलिस को शुरुआत में जो शक जाता है किसी करीबी पे जाता है। पत्नी के बयान लिखवाए जा चुके थे। अब पत्नी, उससे कुछ ज़्यादा सख्ती से पूछताछ भी नहीं की जा सकती थी क्योंकि उसके पति का बड़ी ही बेरहमी के साथ में किसी ने कत्ल कर दिया था। हालांकि घर के अंदर बच्चे भी थे, बच्चों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन दोस्तों पुलिस को कहीं से भी कुछ हाथ नहीं लगता है। अब पुलिस इस पूरे मामले में थोड़ा सा सतर्क होती है, अपनी छानबीन शुरू करती है। सबसे पहले पड़ोसी लोगों से पूछताछ करती है। पड़ोसी लोगों से पूछा जाता है कि तुमने यहाँ से किसी को भागते देखा या फिर ऐसा कोई अनजान व्यक्ति जो इस घर के अंदर आया हो या फिर इस मोहल्ले के अंदर किसी अनजान व्यक्ति को देखा गया हो। लेकिन दोस्तों आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं वो यही कहते हैं कि साहब हमने तो ना किसी अनजान व्यक्ति को यहाँ पर आते देखा ना जाते देखा। सुबह पुलिस आई तो हमें खबर लगी, ना हमने घर से कोई चीख पुकार की, ना किसी फोर्सफुली एंट्री की आवाज़ सुनी। अब पुलिस का जो शक था ये कहीं ना कहीं गहराता चला जा रहा था। पुलिस सोच रही थी कि इस पूरे हत्याकांड के अंदर कोई ना कोई अपना ज़रूर है, लेकिन कौन अपना है इसका पता लगाना पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क था। लिहाजा पुलिस अब इस मामले में दोबारा से उसकी पत्नी से पूछताछ करती है, मनोज जाटव की। तो मनोज जाटव की जो पत्नी होती है वही सारी सब बातें बताती है जो उसने पहले बताई थी। अब पुलिस जो थी वो मनोज जाटव की पत्नी के जो बयान थे वो लिखवाती है। लेकिन दोस्तों कहानी में आगे बढ़े, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लाइट जा चुकी है और इत्तेफाक से जो मेरा इन्वर्टर है आज वो इन्वर्टर भी रिपेयर के लिए गया हुआ है तो आवाज़ है नहीं। तो अगर आपको एतराज़ ना हो तो कहानी को ऐसे ही चालू रखूँ। मैं मोबाइल की फ्लैश लाइट से भी वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फेस या फिर अच्छी लाइटिंग ही ज़रूरी हो। अगर कहानी में दम है तो आप लोग साथ दे सकते हैं। तो आप लोगों से पहले तो माफ़ी चाहता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि इसी तरीके से हम लोग अपनी कहानी को कंटिन्यू रखते हैं। अब उसके बाद में पुलिस जो थी वो सबसे पहले इस गांव के अंदर अपने मुखबिर एक्टिव करती है। और दोस्तों गांव के अंदर जब मुखबिर एक्टिव किए जाते हैं तो इन मुखबिरों से पुलिस को कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे इनपुट मिलते हैं कि पुलिस इस घर के अंदर वापस आती है। वापस आने के बाद में जो मनोज जाटव थे इनकी पत्नी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में उस पत्नी को पुलिस थाने लेके पहुंचती है और पुलिस थाने ले जाने के बाद में इस पत्नी से अब पूछताछ की जाती है। इससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने अपने पति का कत्ल क्यों किया। अब जैसे ही ये बातें मनोज जाटव की पत्नी सुनती है वो पुलिस से कहती है कि ये तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो, भला मैं क्यों अपने पति का कत्ल करूँगी, और तुम्हें सही कातिल मिल नहीं रहा है तो तुमने सोचा कि पत्नी को ही फंसा दिया जाए। अब पुलिस को उसकी पत्नी के ऊपर सिर्फ शक था, कोई सबूत तो था नहीं। लिहाजा पुलिस अब इस पूरे मामले में
थोड़ी सी गहनता दिखाती है और पुलिस ये कहती है कि हमें पता चला है कि तुमने ही अपने पति की हत्या की है, और अगर तुमने पुलिस को सब कुछ सच सच नहीं बताया तो हो सकता है कि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाए, तुम्हारे लिए मुश्किल आ जाए, और अगर तुम सब कुछ पुलिस को बता दोगी, सही सही बता दोगी, तो मैं वादा करता हूँ, पुलिस बोलती है कि हम तुम्हारी जो सज़ा है वो सज़ा कम करा देंगे। अब कहीं ना कहीं ये जो महिला थी, मनोज जाटव की जो पत्नी थी, ये पुलिस के झांसे में आती है और उसके बाद में एक और नाम बताती है, और ये नाम होता है राहुल का। राहुल, जिसकी उम्र 23 साल के आसपास थी, और इसी को 5 महीने पहले मनोज जाटव ने गोद लिया था। यानी 23 साल की उम्र में उसने एक लड़के को गोद लिया था, और यही बातें पुलिस को गांव से, जो उसने अपने मुखबिर एक्टिव किए थे, वहां से पता चली थी। पुलिस को गांव से ये पता चला था कि मनोज जाटव की जो पत्नी है, ये अपने ही 23 साल के बेटे के साथ में अवैध रिश्तों में है। लिहाजा पुलिस अब राहुल को भी गिरफ्तार करके लाती है। मनोज जाटव की पत्नी भी ऑलरेडी थाने में थी। इन दोनों को फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है, और फ्रंट सीट पर बैठाने के बाद में जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में तो ये दोनों पुलिस को भरपूर घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस जब कड़ाई से इनके साथ में पूछताछ करती है तो ये दोनों पुलिस के सामने टूटते हैं, और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी पुलिस को सुनाते हैं जिस कहानी को सुनने के बाद में हर कोई हैरान था, परेशान था। दरअसल मनोज जाटव की पत्नी पुलिस को बताती है कि मैं और मेरे पति शादी के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। घर में 2 बेटियां थीं, सारी ही चीज़ें ठीक चल रही थीं। लेकिन इसी बीच में जो मनोज जाटव की पत्नी थी, इसके राहुल नाम के एक लड़के के साथ में अवैध संबंध हो जाते हैं। अब जो मनोज जाटव था, अपने काम के सिलसिले में कई बार बाहर जाता था, कई दिन बाद लौट के आता था। तो इसी बीच में जो मनोज जाटव की पत्नी थी, ये राहुल को अपने घर बुलाती थी और पूरी रात उसके साथ में अपनी जो वासना थी, उस वासना को ठंडा करती थी, यानी उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती थी। अब दोस्तों, कहा जाता है कि औरत एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर ये अपनी सीमाएं लांघ जाए तो फिर इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। इसी तरीके से मनोज की जो पत्नी थी, ये अपनी सीमाएं लांघ चुकी थी। इसके जिस्म की गर्मी इससे रुक नहीं रही थी, और उसके बाद में ये गांव में ही रहने वाले एक 23 साल के लड़के के साथ में नाजायज़ रिश्ते बना लेती है, कायम कर लेती है, और आए दिन उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है। अब वो लड़का 23 साल का था, और ये जो महिला थी 30-35 साल की महिला थी, तो इसको जो चाहिए था वो उस 23 साल के लड़के से उसको मिल रहा था। यानी एक बुजुर्ग व्यक्ति में एक 23 साल के लड़के में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। एक 23 साल का लड़का एक 36 से 37 साल की महिला को कुछ अच्छी तरीके से संतुष्ट कर भी सकता है। लिहाजा ये जो चीज़ें थीं, इसकी खबर मनोज जाटव को बिल्कुल भी नहीं लगती है। सारी ही चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं, लेकिन उसके बाद में ये जो मनोज जाटव की पत्नी होती है, एक दिन राहुल से कहती है कि हम लोग ऐसे कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे, क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा करें कि हमारा जो तुम्हारा रिश्ता है ये आम हो जाए, क्यों ना हम लोग शादी कर लें। लेकिन राहुल कहता है कि समाज हमारे रिश्ते को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देगा, बेहतर यही है कि कोई और प्लानिंग की जाए। उसके बाद में ये लोग प्लानिंग करते हैं, राहुल को मनोज के घर में लाने का इंतज़ाम करते हैं। मनोज की जो पत्नी होती है वो मनोज से एक दिन कहती है कि हमारा बेटा नहीं है, क्यों ना हम लोग जो पड़ोस में रहने वाला राहुल है, इस राहुल को गोद ले लें। अब राहुल चूँकि कपड़े का काम करता था, उसके माता पिता भी नहीं थे, इसलिए ये लोग राहुल को गोद ले लेते। राहुल इनके यहाँ आता भी था, हमेशा इनसे चाचा चाची ही कहकर बात किया करता था, इसलिए 5 महीने पहले मनोज राहुल को गोद ले लेता है। अब मनोज को इस बारे में नहीं पता था कि वो अपनी पत्नी के लिए एक बेटा नहीं बल्कि उसका दूसरा पति लेके आ रहा है। अब जब कभी भी मनोज घर से बाहर जाता तो मनोज तो यही समझ रहा था कि उसका बेटा घर में है, लेकिन वो कायदे से अपनी पत्नी के लिए एक किराए का आदमी लेके आ चुका था। अब वो जो राहुल था, ये मनोज की पत्नी के साथ में आए दिन संबंध बनाया करता था। अब इस बारे में धीरे धीरे किसी को पता तो नहीं चलता है, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनको कितना ही ज़्यादा छुपाया जाए, कितना ही ज़्यादा बचाया जाए, कितनी ही प्लानिंग की जाए, आखिरकार ये चीज़ें खुलती हैं। और जब ये चीज़ें खुलती हैं तो फिर लोगों के सामने तमाशा बनता है। इस बारे में आखिरकार मनोज को पता चलता है। मनोज अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, क्योंकि एक दिन जब वो अपने काम से आता है तो उसकी जो पत्नी थी राहुल के साथ में आपत्तिजनक हालत में थी। जब वो अपने ही बेटे को उसकी ही माँ के साथ इस स्थिति में देखता है, वो तो घबरा जाता है। वो अपनी पत्नी को इस बारे में बहुत ज़्यादा समझाता भी है, उसे डांटता डपटता भी है और राहुल को घर से निकाल देता है। अब दोस्तों जो पत्नी थी मनोज की, उसको राहुल की लत लग चुकी थी, लिहाजा वो अपने पति की गैर मौजूदगी में राहुल से कांटेक्ट करती है और कहती है कि जो उसका पति है विरोध कर रहा है, क्यों ना उसके पति को रास्ते से हटा दिया जाए। अगर रास्ते से हटा देंगे तो समाज की नज़रों में हमने तुम्हें गोद ही ले लिया है, तो तुम हमारे घर ही रहोगे। इसी लिहाज से गांव में ही रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम विकास होता है, उसको 2.5 लाख रुपए में सुपारी दी जाती है। और इसी 15 नवंबर साल 2024 को जब मनोज दिल्ली से घर वापस आता है
तो शाम को खाना खाकर ये सो जाता है और जब ये सोता है तो उसी समय मनोज की पत्नी राहुल को कॉल करती है और कहती है कि सही समय है, तुम इस विकास को लेकर घर पे आ जा। अब जैसे ही विकास और राहुल घर पे आते हैं, मनोज की पत्नी दरवाज़ा खोल देती है और एक बड़ा सा कंबल मनोज के ऊपर डाल देती है। जैसे ही मनोज के ऊपर कंबल डाला जाता है, दोनों ही एक बैट से मनोज की पिटाई करने लग जाते हैं। उसको इतनी बेरहमी से मारते हैं कि मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके शव से उसके सर को अलग कर देते हैं। उसके बाद में मनोज की पत्नी को बांधते हैं प्लान के मुताबिक और कह देते हैं कि जब हम लोग चले जाएं तो उसके बाद में तुम चीखने चिल्लाने लगना। इसी तरीके से इन्होंने प्लान बनाया था। इन दोनों की गवाही और इन दोनों के बताए हुई जगह से वो हंसिया और वो बेड बरामद किया गया और माँ बेटे को पुलिस ने जेल भेजा है धारा 103 के तहत, और जो विकास है उसकी तलाश जारी है। वो अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। लेकिन दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके से इन्होंने माँ और बेटे को जो रिश्ता है इसको अपवित्र किया है? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स आए हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए थे, इसमें शाहजैम हैं, लिखते हैं सुपर सर, तो शाहजैम जी आपका शुक्रिया। मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं महक बुखारी की विदेश की कहानी बहुत अच्छी लगी, बहुत उम्दा थी, कहानी पेश करने का अंदाज़ बहुत ही लाजवाब है भाई। तो मोहम्मद रियाज जी आपका शुक्रिया। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं वेरी गुड कहानी, तो रिजवान अंसारी जी आपका शुक्रिया। उसके बाद सोहनलाल सेतिया हैं, लिखते हैं गुड स्टोरी, तो सोहनलाल सेतिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है आमिन गुज्जर का है, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, गुड स्टोरी सर, तो थैंक यू भाई आपका आमिन गुज्जर जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में अंसारी अली हैं, लिखते हैं मलिक जी सुरक्षित रहें, लालच वासना अवैध संबंध हमेशा अपराध में समाप्त होते हैं, हम कुवैत से आपकी कहानी सुन रहे हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी अली जी। और सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि आप लोग इस तरीके से आज मेरी कहानी सुन रहे हैं, लेकिन ये भी कहानी का एक नया अंदाज़ है, एक नया तरीका है। शमा सिद्दीकी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी कहानी बेहतरीन होती हैं, तो शमा सिद्दीकी जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हारून अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है, तो हारून अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया। आमिन गुज्जर हैं, पाकिस्तान फैसलाबाद से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। शील निधि हैं, लिखते हैं शाविज़ मलिक जी कहानी अच्छी लगी, मेरी पोती अनबी के जन्मदिन की शुभकामनाएं, बर्थडे वाले दिन सभी मित्रों रिश्तेदारों को सुनाई, खुश हैं सब लोग। तो शील निधि जी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप अपना प्यार दिखाते हैं। अनिल कुमार अमेरिका से कहानी सुनते हैं, अच्छी लगती है कहानी इनको, तो भाई आपका शुक्रिया। मदन बिहावत हैं, लिखते हैं दुनिया में बहुत क्राइम है, तो मदन बिहावत जी बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, हसीबुल अंसारी दुबई से कहानी सुनते हैं, भैया आपका बहुत शुक्रिया। कुतुब पाकिस्तान करके है, लिखते हैं बहुत पुरानी स्टोरी है मलिक जी, तो कुतुब पाकिस्तान जी आपका शुक्रिया, लेकिन कुछ स्टोरी ऐसी होती हैं जो अपनी छाप छोड़ जाती हैं, तो उसको सुनाना ज़रूरी होता है। सुल्त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुल्त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जोरेस हैं, लिखते हैं कहानी अच्छी है, आप लाइव कब आ रहे हैं? तो महीने का जो अंतिम दिन होगा उस दिन हम लोग लाइव आएंगे। राजेंद्र कुमार हैं, लिखते हैं भाई साहब नमस्कार, पता नहीं क्यों मेरे को आपका नोटिफिकेशन नहीं आता। तो राजेंद्र कुमार जी आप एक बार चेक करिए, हो सकता है कि आपने मोबाइल के अंदर जो ऐप्स होती हैं वहाँ से यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑफ़ कर रखा हो, और अगर वहाँ से ऑन हो तो एक बार आप मेरे यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब वाले बटन के बराबर में जो बेल आइकन का रहता है उस पर आप ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। ट्रैवल शिफेर करके आइडिया, लिखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप डिटेक्टिव के गेटअप में बैठो, डिटेक्टिव के गेटअप में, तो भाई मैं ये कैसे कर सकता हूँ? खैर उसके बाद में सुनील जहाकर हैं, लिखते हैं सेंटर जेल बीकानेर से कहानी सुनते हैं, तो भैया आपका शुक्रिया। नसीर अहमद हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविज़ मलिक भाई, ऐसा जो बुरा काम करता है उसके साथ बुरा ही होता है, उनका बुरा ही होता है, इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। खैर आप नहीं थे तो थोड़ा मिस करा था मैंने आपको, तो नसीर अहमद जी आपका बहुत शुक्रिया। राजपुरा ख़बरनामा है, लिखते हैं शाविज़ भाई अंसारिन और शाकिब दोनों ही गलत थे, महक बुखारी को पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, आपका शुक्रिया। मुकेश शर्मा है, लिखते हैं सारा दोष शाकिब का है क्योंकि उसने अंसरीन को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, माना कि अंसरीन से गलती हुई है लेकिन मतलब ये नहीं है कि उसको ब्लैकमेल किया जाए। बहुत अच्छी बात कही आपने, शुक्रिया। दी वैरेस्टर हैं, लिखते हैं भाई ये लेसेस्टर के केस है और मेरे फ्रेंड्स के जानने वाले लोग थे ये, जो क्योंकि मैंने भी यूके से अपनी एजुकेशन की है और मैं फ़िलहाल दिल्ली में रहता हूँ, तो भैया आपका शुक्रिया दी बैरिस्टर जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तनबी हैं, लिखते हैं बेटे की उम्र के बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बनाना बहुत ही गलत है, बेटी की उम्र होती तो बेटा समझाए, लेकिन गलत बात है, गलत करोगे तो गलत ही होगा, इतना पड़ेगा, ये तो बहुत गलत है। तो भाई आपका बहन आपका बहुत शुक्रिया। प्रिंस अली हैं, लिखते हैं वेरी ओल्ड स्टोरी चैनल 4 चैनल पर पहले सुन चुका हूँ, 1 महीने पहले बोला था कि कैरी ग्रेग की स्टोरी कवर करो, अभी तक किसी चैनल पर वो स्टोरी नहीं आई है। तो कैरली ग्रेग इस स्टोरी पे हमने आज ही काम चालू किया है और अगले 2-3 दिन में आपको ये स्टोरी मिल जाएगी।
उसके बाद में मोहम्मद रियाज लिखते हैं, महक बुखारी की विदेश की कहानी बहुत अच्छी लगी, आपका शुक्रिया। सो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आज अंधेरे में वीडियो शूट किया है और बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस भी हो रहा है। खैर, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी और ये थे आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और वीडियो में अगर कोई कमी इस लाइट के अलावा हो तो बताइए ज़रूर। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।